Hello everyone. Today we are going to discuss paper code BPAE 142 Organizational Behavior. आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आप लोगों को सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट, आप इस पर चले जाएंगे। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो सर्च कर लेंगे। जैसे अभी के लिए हम देख रहे हैं BPAE 142। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको इसके गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से गेस्ट पेपर को बाय नाउ में क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे हमें मैसेज करके भी क्या है, गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द फीचर्स एंड मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यानी कि आपको क्या बताना है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के क्या फीचर्स हैं और क्या मॉडल्स हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिहेव इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्या मतलब है, ये स्टडी होती है कि कैसे लोग बिहेव करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। ये फोकस करता है इंडिविजुअल्स पे, ग्रुप्स पे एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे। सो अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स हेल्प्स मैनेजर इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। यानी कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझेंगे तो उससे क्या है, मैनेजर को हेल्प होती है कि वो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें, एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करें और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस बनाए रखें। नाउ वी विल लुक व्हाट आर सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फर्स्ट इज ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मेनली स्टडीज पीपल एट वर्क। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, आपके जो लोग होते हैं काम पे उनको स्टडी करते हैं। ये देखते हैं एम्प्लॉयज के एटीट्यूड्स को, परसेप्शन को, मोटिवेशन, इमोशंस और जॉब सेटिस्फैक्शन को। सिंस पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर गिव्स प्रायोरिटी टू ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि लोग क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं, इसलिए जो आपका ओबी है ये आपका प्रायोरिटी देता है ह्यूमन बिहेवियर को। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। सो ओबी यूजेस आइडिया फ्रॉम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। यानी कि जो आपका ओबी है ये यूज करता है आइडिया इन सारे सब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो साइकोलॉजी है वो हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल बिहेवियर एंड वाइल सोशियोलॉजी एक्सप्लेन्स द ग्रुप बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है, हमारी मदद करता है किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझने के लिए, और जो सोशियोलॉजी है वो ग्रुप के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। गोल ओरिएंटेड। सो द मेन एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली। जो मेन एम होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का वो होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इफेक्टिवली अचीव करें। ये हेल्प करता है मैनेजर्स को इंडिविजुअल्स के गोल को अलाइन करने में विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी। सो जो आपका ओबी है ये बेस्ड होता है ऑन रिसर्च, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस पे। ये यूज करता है साइंटिफिक मेथड्स को to understand, predict and control the human behavior in organization. Dynamic and continuous process. So human behavior changes with time due to new technology, globalization and social changes. जो ह्यूमन बिहेवियर है वो क्या है, चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंजेस के कारण। देयरफॉर जो ओबी है ये बहुत ही डायनामिक होता है और कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व होता रहता है। प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड डिसिप्लिन। जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, ये आपका अप्लाइड होता है रियल वर्क प्लेसेस में, सिचुएशंस में, जैसे कि लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग। नाउ वी विल लुक एट सम मॉडल्स ऑफ organizational behavior. So models of organizational behavior explains how managers interact with the employees and how employees respond in the workplace. यानी कि जो आपका मॉडल्स है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे मैनेजर्स अपने एम्प्लॉय के साथ इंटरैक्ट करते हैं और कैसे एम्प्लॉयज अपने वर्क प्लेस में रिस्पॉन्ड करते हैं। सो द मेजर मॉडल्स आर, फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक मॉडल। सो ये बेस्ड होता है आपका अथॉरिटी और पावर पे। सो मैनेजर्स क्या होते हैं, वो ऑर्डर्स देते हैं और एम्प्लॉयज को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको फॉलो करें। सो एम्प्लॉयज डिपेंड ऑन द बॉस फॉर द डिसीजन। एम्प्लॉयज क्या है, अपने बॉस पे डिपेंड होते हैं डिसीजन के लिए। सो ये मॉडल क्या है, ये इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को इन द शॉर्ट टर्म but it reduces the job satisfaction and creativity. Second is custodian model.
सो जो आपका ये मॉडल है फोकस करता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे। ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, गुड सैलरीज प्रोवाइड करती हैं, बेनिफिट्स और जॉब सिक्योरिटी को प्रोवाइड करती हैं। एम्प्लॉयज़ को क्या है, सेटिस्फाई फील होता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस पे और लेस इनिशिएटिव्स को दिखा सकते हैं। सपोर्टिव मॉडल, सो द सपोर्टिव मॉडल एम्फसाइजेस लीडरशिप रादर देन पावर। जो आपका सपोर्टिव मॉडल होता है ये क्या है, लीडरशिप को एम्फसाइज करता है। मैनेजर्स क्या है, सपोर्ट करते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करते हैं। एम्प्लॉयज़ क्या है, मोटिवेटेड फील रहते हैं, वैल्यूड और इन्वॉल्व फील रहते हैं, जिसकी वजह से कि बेटर परफॉर्मेंस होती है और जॉब सेटिस्फैक्शन रहती है। कोलिजियल मॉडल, सो दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द टीम वर्क एंड पार्टनरशिप। जो आपका ये मॉडल है ये बेस्ड होता है टीम वर्क पे और पार्टनरशिप पे। जो मैनेजर्स होते हैं और एम्प्लॉयज़ होते हैं वो साथ में काम करते हैं एज कलीग्स। ये प्रमोट करता है सेल्फ डिसिप्लिन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को। सो जो ये मॉडल है ये सूटेबल होता है नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सिस्टम मॉडल, सो द सिस्टम मॉडल इज मॉडर्न अप्रोच। सिस्टम मॉडल क्या है आपका, ये मॉडर्न अप्रोच है। ये फोकस करता है ऑन ट्रस्ट, एथिक्स एंड शेयर्ड वैल्यूज पे। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के वेलबींग के बारे में केयर करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में केयर करते हैं। सो एम्प्लॉयज़ फील्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कमिटमेंट। इसलिए जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग और कमिटमेंट को फील करते हैं। In conclusion, we can say that organizational behavior helps in understanding people at work and improving organizational performance. Organizational behavior क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं लोगों को अंडरस्टैंड करने में एट द वर्क और इम्प्रूव करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल की परफॉर्मेंस को। सो जो इसके फीचर्स हैं ये हाईलाइट करते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वाइल जो इसके मॉडल हैं ये शो करते हैं कि अलग अलग टाइप्स के मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ के बेस क्या होते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ को हम कैसे कैसे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। So in today's competitive environment, modern models like supportive, collegial and system models are more effective for the long-term success. यानी कि आज के जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसमें आपके जो मॉडर्न मॉडल्स हैं जैसे कि सपोर्टिव हो गया, कोलेजियल हो गया और सिस्टम मॉडल है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन एंड इट्स थ्योरीज। यानी कि आपको क्या बताना है कि जॉब सेटिस्फैक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है और इसकी क्या थ्योरीज हैं। सो जॉब सेटिस्फैक्शन मीन्स हाउ हैप्पी और सेटिस्फाइड एन एम्प्लॉय फील्स विद हिज और हर जॉब। जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि कितना हैप्पी और कितना सेटिस्फाइड एक एम्प्लॉय फील करता है उसकी जॉब को लेके। सो इट शोज द लेवल ऑफ पॉजिटिव फीलिंग्स अ पर्सन हैज टुवर्ड्स वर्क। ये शो करता है जो पॉजिटिव फीलिंग्स होती है उसका लेवल a person has towards the work. So when people like their job, they feel motivated, committed and interested in doing their duties well. जब लोगों को क्या है अपनी जॉब पसंद होती है तो वो मोटिवेटेड रहते हैं, कमिटेड रहते हैं और इंटरेस्टेड रहते हैं अपनी ड्यूटी को वेल काम करने में। सो जॉब सेटिस्फैक्शन डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स सच एज सैलरी, वर्किंग कंडीशंस, जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, रिलेशनशिप्स विद कलीग्स, सुपरविजन एंड रिकॉग्निशन। जो आपका जॉब सेटिस्फैक्शन है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि सैलरी हो गया, वर्किंग कंडीशन, रिकॉग्निशन, सुपरविजन एंड मेनी मोर। सो इफ एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स दे यूजुअली वर्क मोर एफिशिएंटली, रिमेन लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड शो लेस एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। यानी कि अगर एम्प्लॉयज क्या है सेटिस्फाइड होंगे अपने जॉब से तो वो क्या है यूजुअली अपने काम को एफिशिएंटली करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लॉयल रहेंगे और बहुत ही कम एब्सेंट होंगे और बहुत ही कम टर्नओवर होगा। सो ऑन द अदर हैंड अगर डिससेटिस्फैक्शन है तो उसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है, पुअर परफॉर्मेंस, कॉन्फ्लिक्ट्स और फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस हो सकते हैं। इसीलिए जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉयज़ के लिए और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए। नाउ वी विल लुक थ्योरीज ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। सो बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों लोग सेटिस्फाइड रहते हैं या फिर क्यों लोग डिससेटिस्फाइड रहते हैं उनकी जॉब्स के लिए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर डिस्कस बिलो। फर्स्ट इज मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो ह्यूमन नीड्स आर अरेंज्ड इन अ हायरार्की। यानी कि अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग जो हमारी ह्यूमन की नीड्स होती हैं ये आपकी हायरार्की में मैनेज होती हैं, ठीक है, अरेंज की जाती हैं हायरार्की के अकॉर्डिंग। सो दीज नीड्स आर फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स और एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सो हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है
कि ऑन हाउ फार अ जॉब फुलफिल्स दीज नीड, यानी कि कितने देर तक जो ये जॉब है ये हमारी इन नीड्स को फुलफिल करती हैं। सो फॉर एग्जांपल जो सैलरी है वो हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करती है, जो जॉब सिक्योरिटी है वो हमारी सेफ्टी नीड को फुलफिल करती है, टीम वर्क हमारे सोशल नीड्स को फुलफिल करती है, और प्रमोशन हमें एस्टीम देता है, और जो चैलेंजिंग वर्क होता है वो लीड करता है टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो व्हेन हायर लेवल नीड्स आर फुलफिल्ड जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीजेस, यानी कि जब हमारे हायर लेवल की जो नीड्स होती हैं वो फुलफिल हो जाती हैं तो हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है। सेकंड इज हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। सो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग divided job factors into two groups, hygiene factors and motivators। जो आपके फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग हैं इन्होंने क्या है जॉब फैक्टर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज हाइजीन फैक्टर्स एंड सेकंड इज मोटिवेटर्स। सो आपके हाइजीन फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं सैलरी, कंपनी पॉलिसी, सुपरविजन एंड वर्किंग कंडीशंस। जब इनकी एब्सेंस होती है तो उस वजह से डिससैटिस्फैक्शन कॉज होता है, बट जो इनकी प्रेजेंस है ये गारंटी नहीं करती है सेटिस्फैक्शन को। बट जो मोटिवेटर्स होते हैं, मोटिवेटर्स आपके इंक्लूड करते हैं अचीवमेंट, रिकग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रोथ। ये फैक्टर्स क्या हैं, रियल जॉब सेटिस्फैक्शन को क्रिएट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो सेटिस्फैक्शन और डिससैटिस्फैक्शन है ये अपोजिट नहीं है बल्कि एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, जो आपके डॉगलस एमसी मैकग्रेगर हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन को थ्रू टू टाइप्स ऑफ मैनेजेरियल अजम्पशन। जो थ्योरी एक्स है वो अज्यूम करता है कि वर्कर्स बहुत ही लेजी हैं और उन्हें स्ट्रिक्ट कंट्रोल की जरूरत होती है जिस वजह से उनको सेटिस्फैक्शन रिड्यूस होती है। थ्योरी वाई अज्यूम करती है कि जो वर्कर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है और अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं जिस वजह से हायर सेटिस्फैक्शन हो रहा है। सो अ सपोर्टिव एंड ट्रस्टिंग एनवायरमेंट इंक्रीजेस द जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी कि अगर एक सपोर्टिव और ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट होगा तो उस वजह से क्या है जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी। व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू विक्टर व्रूम जॉब सेटिस्फैक्शन डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेशंस, यानी कि विक्टर व्रूम के अकॉर्डिंग जो हमारी जॉब सेटिस्फैक्शन है वो एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करती है। एम्प्लॉयज क्या है तब सेटिस्फाइड फील करते हैं जब वो बिलीव करते हैं दैट देयर एफर्ट विल लीड टू गुड परफॉर्मेंस, यानी कि जब वो ऐसा बिलीव करते हैं कि अगर जो उनके एफर्ट्स हैं वो क्या है गुड परफॉर्मेंस को लीड करेंगे एंड रिवॉर्ड्स को लीड करेंगे। सो अगर जो रिवॉर्ड्स हैं उनके एक्सपेक्टेशंस को मैच कर जाते हैं तो सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होती है। कंक्लूजन। सो जॉब सेटिस्फैक्शन इज अ की फैक्टर इन इंप्रूविंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। जो आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन होती है ये क्या है एक की फैक्टर होता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए। सो डिफरेंट थ्योरीज एक्सप्लेन जॉब सेटिस्फैक्शन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। जो अलग अलग जॉब थ्योरीज हैं, ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन की ये क्या है अलग अलग एंगल से जॉब सेटिस्फैक्शन को समझाते हैं, बट सारे ही क्या करते हैं हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फुलफिलिंग एम्प्लॉयज नीड्स, providing motivation and creating a positive work environment. Now we will move to the next question. Examine the different approaches to negotiation, यानी कि negotiation क्या है, क्या अलग अलग approaches हैं। So negotiation is a process in which two or more parties discuss their differences to reach a mutually accepted agreement। negotiation क्या होता है एक ऐसी process होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जो parties होती हैं वो अपने differences को discuss करती हैं ताकि वो एक म्यूचुअली एक्सेप्टेड एग्रीमेंट तक पहुंच पाए। ये आपका यूज होता है वर्क प्लेसेस में, बिजनेसेस में, पॉलिटिक्स में और डेली लाइफ में। सो ओवर टाइम जो स्कॉलर्स हैं एंड जो प्रैक्टिशनर हैं वो डेवलप करते हैं अलग अलग अप्रोचेस टू नेगोशिएशन। सो ईच विद इट्स ओन स्टाइल एंड पर्पस। फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन, दैट इज कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन। The distributive approach is also known as win-lose negotiation। जो आपका distributive approach होता है इसको हम win-lose negotiation भी बोलते हैं। इस अप्रोच में क्या होता है जो पार्टीज होती हैं वो बिलीव करती हैं जो रिसोर्सेज आपके वो लिमिटेड हैं। सो इफ वन साइड गेन्स मोर द अदर साइड मस्ट लूज, यानी कि अगर एक साइड ज़्यादा गेन करती है तो दूसरी साइड को क्या है हारना पड़ता है। सो द फोकस इज ऑन क्लेमिंग द मैक्सिमम शेयर फॉर वन साइड। तो फोकस क्या होता है कि अपने लिए एक मैक्सिमम शेयर को क्लेम करें। So this approach is common in situations like salary bargaining और price negotiation in markets। So ये approach क्या है बहुत ही कॉमन है सिचुएशंस में जैसे कि सैलरी बार्गेनिंग हो गया या फिर प्राइस नेगोशिएशन हो गया मार्केट्स में। सो ईच पार्टी ट्राइज टू पुश फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट समटाइम यूजिंग प्रेशर और टैक्टिक्स, यानी कि जो हर पार्टी होती है वो ट्राई करती है कि वो अपने इंटरेस्ट को पुश करे, ठीक है, और समटाइम्स यूजिंग प्रेशर और टैक्टिक्स। सो ट्रस्ट इज यूजुअली लो एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट क्या होता है यूजुअली बहुत लो होता है और जो रिलेशनशिप्स होते हैं पार्टीज के बीच में वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। सेकेंड इज इंटीग्रेटिव
और कोलैबोरेटिव नेगोशिएशन। सो जो आपका इंटीग्रेटिव अप्रोच होता है इसको हम विन विन नेगोशिएशन बोलते हैं। यहाँ पे पार्टीज क्या करती हैं, ट्राई करती हैं टू वर्क टुगेदर ताकि वो सोल्यूशन को फाइंड करें जो कि सबको बेनिफिट करेगा। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन पोजिशंस दे फोकस ऑन इंटरेस्ट एंड नीड्स, यानी कि सिर्फ पोजीशन पे ना फोकस करते हुए ये क्या है, इंटरेस्ट और नीड्स पे फोकस करते हैं। तो जो ये अप्रोच है ये एनकरेज करता है ओपन कम्युनिकेशन, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। सो इट इज यूजफुल इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स सच एज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, बिजनेस पार्टनरशिप और फैमिली डिस्कशन। जो आपका ये अप्रोच होता है ये एनकरेज करता है ओपन कम्युनिकेशन को, ट्रस्ट को और कोऑपरेशन को। सो ये बहुत ही यूजफुल होता है आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में, जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन हो गया, बिजनेस पार्टनरशिप्स हो गए या फिर फैमिली डिस्कशंस हो गए। सो जो गोल होता है कि ये गोल होता है कि वो अपने ऑप्शंस को एक्सपैंड करें और क्रिएट करें वैल्यू फॉर ऑल द साइड्स। थर्ड इज प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन। सो प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन वाज पॉपुलराइज्ड बाय रॉजर फिशर एंड विलियम यूरी। सो जो आपका प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन है ये आपका पॉपुलराइज किया गया था रॉजर फिशर के द्वारा और विलियम यूरी के द्वारा। सो जो ये अप्रोच है ये फोकस करता है ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फेयरली रादर देन फाइटिंग ओवर पोजीशन, यानी कि जो प्रॉब्लम्स है उनको फेयरली सॉल्व करना है, ना कि पोजीशंस पे लड़ना है। सो इट्स मेन प्रिंसिपल्स इंक्लूड सेपरेटिंग पीपल फ्रॉम प्रॉब्लम्स, फोकसिंग ऑन इंटरेस्ट रादर देन पोजीशंस, so generating multiple options and using objective criteria. So this approach helps reduce conflict and leads to fair and lasting agreements. जो इसका मेन प्रिंसिपल होता है वो इंक्लूड करता है कि लोगों को सेपरेट करना है फ्रॉम द प्रॉब्लम और इंटरेस्ट पे फोकस करना है रादर देन पोजीशन, जनरेट करने हैं मल्टीपल ऑप्शंस और यूज करना है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को। सो जो ये अप्रोच होता है ये हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने में और लीड करता है टू अ फेयर एंड लास्टिंग एग्रीमेंट्स। बिहेवियर और साइकोलॉजिकल अप्रोच। So the behavioral approach looks at negotiation as social and psychological process. जो आपका behavioral approach है ये क्या है, negotiation को देखता है एक social या psychological process। ये focus करता है आपके emotions पे, attitudes पे, perception पे और communication styles पे। So according to this approach, understanding human behavior such as trust, fear, ego and persuasion plays a major role in successful negotiation. यानी कि इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को समझ जाएंगे, जैसे कि ट्रस्ट हो गया, फेयर हो गया, ईगो या फिर परसुएशन, तो ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा सक्सेसफुल नेगोशिएशन में। सो ये बहुत ही यूजफुल होता है कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव सिचुएशंस में, जहाँ पे कि जो इमोशंस होते हैं वो हमारे डिसीजंस को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। मिक्स्ड और हाइब्रिड अप्रोच। सो इन रियल लाइफ नेगोशिएटर्स ऑफन यूज्ड अ मिक्स्ड अप्रोच, यानी कि रियल लाइफ में क्या होता है, जो नेगोशिएटर्स होते हैं वो एक मिक्स अप्रोच को यूज करते हैं जहाँ पे कि वो कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल्स। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन नेगोशिएटर्स में स्टार्ट कोऑपरेटिवली एंड लेटर अडॉप्ट कॉम्पिटिटिव टैक्टिक्स और वाइस वर्सा। तो यानी कि सिचुएशन पर डिपेंड करते हुए नेगोशिएटर्स क्या करते हैं, कोऑपरेटिव स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में कॉम्पिटिटिव टैक्टिक्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन। सो डिफरेंट अप्रोचेस टू नेगोशिएशन सूट डिफरेंट सिचुएशन, यानी कि जो अलग अलग अप्रोचेस होते हैं नेगोशिएशन के वो अलग अलग सिचुएशन में सूट करते हैं। सो व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन फोकस ऑन विनिंग, जो डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन होता है वो फोकस करता है विनिंग पे। जो इंटीग्रेटिव और प्रिंसिपल्ड अप्रोच होते हैं ये एम करते हैं एट म्यूचुअल बेनिफिट। सो अंडरस्टैंडिंग दीज अप्रोचेस हेल्प्स इंडिविजुअल्स चूज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेसफुल एंड पीसफुल नेगोशिएशन आउटकम्स। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, यानी कि लीडरशिप की क्या है, अलग अलग थ्योरीज हैं, उन्हें हमें डिस्कस करना है। सो लीडरशिप मीन्स द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, गाइड एंड मोटिवेट पीपल टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। जो लीडरशिप होता है उसका मतलब होता है कि हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए टू इन्फ्लुएंस, गाइड एंड मोटिवेट, ताकि जो लोग हैं वो एक कॉमन गोल की तरफ काम कर सकें। सो ओवर टाइम जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने डेवलप किए हैं अलग अलग थ्योरीज को ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे जो लीडर्स होते हैं वो एमर्ज होते हैं और कैसे वो इफेक्टिव बनते हैं। सो द मेन थ्योरीज ऑफ लीडरशिप आर डिस्कस्ड बिलो। फर्स्ट इज ग्रेट मैन थ्योरी। सो द ग्रेट मैन थ्योरी बिलीव्स दैट लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। जो ग्रेट मैन थ्योरी है वो बिलीव करती है कि जो लीडर्स हैं वो पैदा होते हैं ना कि बनाए जाते हैं। So according to this theory, some people are naturally gifted with leadership qualities like courage, intelligence and confidence. So इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कुछ लोग होते हैं वो नेचुरली गिफ्टेड होते हैं लीडरशिप क्वालिटीज के साथ, जैसे कि करेज हो गया, इंटेलिजेंस हो गया या फिर कॉन्फिडेंस हो गया। सो जो ये ग्रेट लीडर्स होते हैं ये एमर्ज होते हैं ड्यूरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स और ये चेंज करते हैं कोर्स ऑफ द हिस्ट्री।
सो ये आइडिया है, ये ऑफन एसोसिएटेड है विद द थॉमस कार्यकल। सो हाउएवर दिस थ्योरी इज क्रिटिसाइज, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि ये इग्नोर करती है ट्रेनिंग को, एक्सपीरियंस को और सोशल कंडीशंस को। सेकंड इज ट्रेड थ्योरी। सो द ट्रेड थ्योरी फोकसेस ऑन पर्सनल क्वालिटीज और ट्रेड्स ऑफ लीडर्स। जो ट्रेड थ्योरी है ये फोकस करती है पर्सनल क्वालिटीज पे या फिर ट्रेड्स पे लीडर्स के। तो ये सजेस्ट करती है जो इफेक्टिव लीडर्स हैं वो पॉजेस करते हैं कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि ऑनेस्टी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस एंड डिटर्मिनेशन। सो रिसर्चर्स जो कि राल्फ स्टॉकडेल studied leadership traits and argued that no single set of traits guarantees success। रिसर्चर्स जैसे कि राल्फ स्टॉकडेल हैं, ये इन्होंने क्या है लीडरशिप ट्रेट्स को स्टडी किया था और आर्ग्यू किया था कि कोई भी जो सिंगल सेट ऑफ ट्रेट है वो सक्सेस को गारंटी नहीं करता है। लीडरशिप क्या है आपका, डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन एंड फॉलोअर्स। बिहेवियरल थ्योरी। सो द बिहेवियरल थ्योरी शिफ्ट्स अटेंशन फ्रॉम ट्रेट्स टू द बिहेवियर ऑफ लीडर्स। जो आपकी बिहेवियरल थ्योरी है ये क्या है, शिफ्ट करती है आपके अटेंशन को फ्रॉम द ट्रेट टू द बिहेवियर ऑफ द लीडर्स। ये स्टडी करता है कि कैसे जो लीडर्स हैं वो कर रहे हैं, व्हाट लीडर्स डू रादर देन हु दे आर। ये स्टडी करता है कि लीडर्स क्या काम कर रहे हैं रादर देन कि वो कौन है। तो ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो लीडरशिप है दैट कैन बी लर्न थ्रू ट्रेनिंग। सो स्टडीज बाय कुर्ट ल्यूविन आइडेंटिफाई 3 लीडरशिप स्टाइल्स, यानी कि इन्होंने क्या है 3 लीडरशिप स्टाइल्स को स्टडी किया है या फिर आइडेंटिफाई किया है। फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक, यहाँ पे क्या है लीडर्स डिसीजंस खुद बनाते हैं। डेमोक्रेटिक, यहाँ पे लीडर्स क्या है ग्रुप ऑफ मेंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं। लजीज फेयर, लीडर्स क्या है फ्रीडम देते हैं टू द फॉलोअर्स। फोर्थ इज कंटिजेंसी थ्योरी। सो द थ्योरी कंटिजेंसी थ्योरी स्टेट्स दैट देयर इज नो वन बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। कंटिजेंसी थ्योरी क्या है, ये स्टेट करती है कि कोई भी क्या है एक बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जो लीडरशिप की इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है सिचुएशन पे। जो फ्रेड फील्डर हैं ये प्रपोज करते हैं दैट है जो लीडर्स की सक्सेस है वो डिपेंड करती है फैक्टर्स पे, जैसे कि टास्क स्ट्रक्चर, लीडर मेंबर रिलेशन एंड पोजिशन पावर। फिफ्थ इज सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी। सो द सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी डेवलप्ड बाय पॉल हर्से एंड केनेथ ब्लैंचार्ड suggested that the leaders should change their style according to the maturity and ability of the followers। जो सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी होती है, ठीक है, यह सजेस्ट करती है कि जो लीडर्स हैं उन्हें चेंज करना चाहिए अपने स्टाइल को अकॉर्डिंग टू द मैच्योरिटी एंड द एबिलिटी ऑफ फॉलोअर्स। लीडर्स को डायरेक्ट करना चाहिए, कोच करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी। सो द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी introduced by James McGregor Burns emphasizes inspiring and motivating followers। जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी है ये एम्फोसाइज करती है इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग फॉलोअर्स को। तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं ये एनकरेज करते हैं इनोवेशन को, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज को बिल्ड करते हैं और फॉलोअर्स को हेल्प करते हैं टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो आपकी लीडरशिप थ्योरीज हैं ये दिखाता है कि जो लीडरशिप है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। So some theories focus on personal qualities while others stress behavior, situation और inspiration। जो कुछ थ्योरीज हैं ये फोकस करती हैं पर्सनल क्वालिटीज पे और कुछ जो होती हैं वो बिहेवियर पे स्ट्रेस करती हैं, सिचुएशन पे और इंस्पिरेशन पे स्ट्रेस करती हैं। सो टुगेदर दे हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट इफेक्टिव लीडरशिप कैन बी डेवलप्ड थ्रू लर्निंग, एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल। साथ में क्या है ये हमें समझाते हैं, ठीक है, ये हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि जो इफेक्टिव लीडरशिप है वो डेवलप हो सकती है लर्निंग के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू और लोगों को समझने के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।